हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए हम स्विंग सीट्स इन द कोल्ड पैलेस का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। विंग की लाइफ कभी आसान नहीं रही थी। जियांग सिबलिंग्स उसकी लाइफ में एक उम्मीद की किरण जैसे थे। विंग जियांग यानली और जियांगशा को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, लेकिन उसने कोल्ड पैलेस में एक बार भी उनको लेटर नहीं भेजा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अशेम्ड था। शादी के बाद जियांग्स ने एक या दो बार लेटर लिखकर विंग के बारे में पूछा था, ये देखने के लिए कि वो अपने नए घर में अच्छे से सेटल हो रहा था या नहीं। विंग ने उनके मेल को लगभग 1000 बार तो पढ़ ही डाला होगा और अक्सर उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। विंग का दिल रोता था। विंग के अंदर कभी इतनी हिम्मत नहीं आई कि वो उन्हें वापस से लेटर लिख कर भेज सके। वो उनसे क्या कहता कि उसने उन सबको पहले से भी ज़्यादा बुरी लाइफ जीने के लिए छोड़ा था, या फिर ये कि एम्परर उससे इतना ज़्यादा नफ़रत करते थे कि उन्होंने विंग को सबसे अलग कर दिया था और वो ये भी भूल गए थे कि विंग नाम का कोई शख्स एग्जिस्ट भी करता है। विंग कैसे बताता कि कभी कोई उस सुनसान पैलेस के उदासी भरे हिस्सों में उससे मिलने तक नहीं आया जहां विंग को रहने के लिए मजबूर किया गया था। अगर वो यहाँ रह रहा था या फिर अगर वो मर भी जाता तो भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विंग ने इम्पीरियल कंसोर्ट होकर कभी भी ये उम्मीद नहीं की थी कि उसे कोई रियल पावर मिलेगी, लेकिन जिस किस्मत को विंग को जीने के लिए मजबूर किया गया था वो कहीं ज़्यादा वर्स्ट थी। उसे इग्नोर किया गया था। ऊपर से उसे सर्वेंट्स के तौर पर जो बचे हुए वेंस दिए गए थे वो एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से कृपादान थे विंग के लिए। वेंस की वजह से ही विंग अभी तक समझदार था, वरना विंग पागल हो जाता। वेंस ही विंग को चीयर अप करते थे। अगर विंग के पास ज़िंदा रहने के लिए और कुछ ना होता तो हो सकता है कि बहुत पहले ही उसकी किस्मत पूर्व एम्प्रेस डोवेगर की तरह ही हो जाती। आज तक जो भी सक्सेस विंग को अपने फार्म से मिला था और वो नई ज़िंदगी जो विंग ने अपने लिए बनाई थी, लेकिन अभी भी विंग को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जियांग्स को लेटर लिखना डिज़र्व नहीं करता था। एट द एंड ऑफ द डे विंग को इम्पीरियल पैलेस में भेजा गया था, वो भी हैप्पी मैरिज की उम्मीदों के साथ, और विंग इस डिपार्टमेंट में बुरी तरह से फेल हुआ था। विंग की इसमें कोई गलती नहीं थी, पर फिर भी विंग हार गया था। उसके पास खूबसूरत और प्यार भरी मैरिज नहीं थी। यहाँ तक विंग के पास कोई ऐसा पर्सन नहीं था जिसे वो अपना हस्बैंड कह सके। अगर ज़रूरत पड़ी तो विंग मरते दम तक इस चीज़ को अपने साथ कैरी करेगा। वो चुपचाप अकेले में सफ़र करता रहेगा, पर वो जियांग्स को कभी इस बारे में नहीं बताएगा। विंग जियांग सिबलिंग्स के चेहरे के उस लुक को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा अगर उन्हें विंग की कंडीशन का पता चल गया, और ऊपर से फिर जियांग्स न जाने क्या करेंगे। लिटिल आई युआन कभी कभी विंग के पास बेड पर जाकर बैठ जाता था और उससे कई सारे क्वेश्चंस करता था, पर विंग इस सब को माइंड नहीं करता था। और कभी कभी लिटिल आई युआन के क्वेश्चंस उसे इतना ज़्यादा थका देते थे कि वो थक कर सो जाता था, और यही तो वो चाहता था। ऊपर से आई युआन के साथ बेड शेयर करना विंग को उस टाइम की याद दिलाता था जब वो जियांग के साथ बेड शेयर करता था जब वो एक बच्चा था। विंग को अपने पेरेंट्स की डेथ के डरावने सपने आते थे, और ये भी कैसे वो सड़क पर अकेला घूमता रहता था। जियांगशा को विंग के साथ बेड शेयर करना बिल्कुल ही पसंद नहीं था, और वो ये बात हर दिन हर पल बोला करता था। लेकिन जैसे ही विंग डर के मारे जाग उठता था, वैसे ही जियांगशा हर चीज़ को किनारे करके ये श्योर करता था कि विंग ठीक है। विंग लिटिल आई युआन को बेड पर अपने साथ लेटाते हुए कहता है, तुम मुझे मेरे भाई की याद दिलाते हो। ये सुनते ही आई युआन बड़ी और चमकदार आंखें करते हुए बोला, वाह काका, का एक भाई भी है, क्योंकि ये बात आई युआन ने पहली बार सुनी थी। विंग धीरे से बोला, मेरी एक ओल्डर सिस्टर है और यंगर ब्रदर भी है। आई युआन और ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। वो बोला, मुझे
मुझे मुझे बहुत बहुत जेलस फील हो रहा है। वी गागा, क्या आप मुझे उनके बारे में और बता सकते हो कि वो कैसे दिखते हैं? क्या वो भी आपकी तरह इतने अच्छे हैं? विंग को बहुत रिग्रेट फील हो रहा था। वो दर्द भरी स्माइल के साथ बोला, वो मुझसे भी अच्छे हैं। वो सोचता है मुझे उन्हें छोड़कर नहीं आना चाहिए था। वो कहता है, यानली जे दुनिया की सबसे काइंडेस्ट पर्सन है, और आचंग, उसने तो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करी जबकि मैं उससे बड़ा था। आयुआन कहता है, वे गागा, ये दोनों तो काफ़ी अच्छे पर्सन लगते हैं। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। गागा, क्या आपको उनसे दूर रहकर सैड फील नहीं होता? विंग कहना तो बहुत कुछ चाहता था, पर वो खुद को संभालता है। लेकिन फिर वो सोचता है, एक बच्चे से अपने दिल की बात कहने से कोई नुकसान नहीं होगा, जो कि अगली सुबह तक सब कुछ भूल ही जाएगा। विंग कहता है, आयुआन, मैं उन्हें बहुत मिस करता हूँ, लेकिन मैं फिर कभी उनसे नहीं मिल सकता, उन्हें नहीं देख सकता। ये सुनते ही लिटिल आयुआन की आंखों में दर्द भरे आंसू आ गए। वो बोला, लेकिन क्यों गागा? अगर मैं फिर कभी वैन पोपो को नहीं देख पाऊँ तो मैं बहुत सैड हो जाऊँगा। विंग जानता था कि आयुआन उसके रीज़न्स को कभी नहीं समझेगा कि क्यों उसने इतना हैवी डिसीजन लिया था। वो कहता है, आयुआन, जब तुम बड़े होगे तब तुम सब कुछ समझ जाओगे। आयुआन कहता है, लेकिन क्यों गागा? विंग धीरे से कहता है, आयुआन, ये सारे दिल के मैटर हैं और मैं उम्मीद नहीं करता कि तुम ये सब समझोगे। कभी कभी सबसे बेस्ट चीज़ जो हम अपने लव्ड वंस के लिए कर सकते हैं वो है उनसे सच छुपाना। लिटिल आयुआन विंग की तरफ देखता है। रोने के कारण उसकी आंखें रेड हो गई थी। वो बोला, गागा, ये तो बहुत सैड है। विंग आयुआन को चुप कराने लगा और बोला, अच्छा ठीक है आयुआन, अब मेरे लिए मत रो, वरना गागा और सैड हो जाएंगे। अब तुम्हारे सोने का टाइम है। आयुआन विंग की स्लीव्स के कोने को पकड़ता है और उससे अपनी नोज़ को पोंछता है। विंग कहता है, सिली बॉय। वो आयुआन के सिर को सहलाता है ताकि वो सो जाए। वो बोला, आयुआन, अभी तुम बहुत छोटे हो कि तुम अपने गागा के लिए रो। वैसे भी अगली सुबह तक तुम इस सब के बारे में भूल ही जाओगे। पर विंग को क्या पता था कि उसके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ इंतज़ार कर रहा था। एम्परर लान वांगजी ने जियांग सिबलिंग्स को पूरे एक हफ्ते के लिए पैलेस में रहने के लिए बुलाया था। विंग को तो पूछने की ज़रूरत भी नहीं थी। उसे पता था कि इस सब के पीछे किसका हाथ है। वो कोई और नहीं, आयुआन था। विंग ने पूरी तरह से आयुआन और एम्परर की फ्रेंडशिप को कम समझा था, और ये भी कि कैसे एम्परर ने आयुआन को विंग से बातें छुपाने के लिए सिखाया होगा। आयुआन ने एम्परर को सब बताया होगा। विंग शॉक्ड हो गया था। वो बोला, क्या मैजेस्टी, क्या 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 किया आपने? एम्परर ऐसे बोले जैसे कि उन्हें बहुत गर्व महसूस हो रहा था जो भी उन्होंने किया था। वो बोले, मैंने जियांग सिबलिंग्स को एज ए एम्परर पर्सनली वो लेटर लिखा था। मैंने उन्हें यहाँ आने के लिए इनवाइट किया है ताकि विंग तुम फिर से उन्हें देख सको। उन्होंने तुरंत मेरे निमंत्रण को स्वीकार कर लिया और परसों यहाँ वो आ जाएंगे। विंग को लग रहा था जैसे कि वो तुरंत बेहोश हो जाएगा। वो सोचता है, इतनी जल्दी? जैसे ही उसके भाई बहन इस पैलेस में कदम रखेंगे तो उन्हें विंग का सारा सच पता चल जाएगा, वो सच जो वो इतने टाइम से छुपा रहा था। जियांग यानली को बस एक बार विंग की ओर देखने भर की देर थी, उसे तुरंत ही सब कुछ पता चल जाएगा। विंग बोला, नो नो नो। एम्परर विंग के इस रिएक्शन को देखकर कंफ्यूज हो गए और बोले, विंग, क्या तुम नहीं चाहते हो कि वो यहाँ आए? मैंने सुना है कि तुम अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। क्या मैंने कुछ गलत सुन लिया था? विंग को अपने हेयर्स नोचने का मन हो रहा था। वो बोला, योर मैजेस्टी, क्या आपने मेरी फैमिली को यहाँ बुलाने से पहले एक बार भी मुझसे कंसल्ट करने के बारे में नहीं सोचा? एम्परर सोचते हैं, मैंने कभी किसी को आंसर नहीं दिया, पर वो विंग की केयर करते थे, इसलिए वो कभी भी विंग से ऐसे नहीं बोल सकते थे। उन्होंने कहा,
मैंने सोचा था कि विंग इस सरप्राइज़ को एंजॉय करेगा। विंग बोला, योर मैजेस्टी, आप मुझे पागल कर देंगे। भले ही मैं आचंग से सच छुपा सकता हूँ, पर यानली जिया उन्हें तो सब कुछ पता ही चल जाएगा। एम्परर को थोड़ा गुस्सा आ गया। वो बोले, सच? विंग, तुम कौन सा सच छुपाना चाहते हो? विंग और ज़्यादा घुमा फिराकर बात नहीं करना चाहता था। वो बोला, उन्हें पता चल जाएगा कि मैं इस शादी में खुश नहीं हूँ, ये भी कि मैं अपने हस्बैंड के साथ तक नहीं रहता और हम एक दूसरे को सही से जानते भी नहीं, और ये कि मुझे वैसा कुछ भी नहीं मिला जैसा हमें प्रॉमिस किया गया था। एम्परर ने धीरे से कहा, ओह। उनका चेहरा शर्मसार हो गया था। वो बोले, क्या ये बात विंग के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है? तो विंग बोला, हाँ, मेरी पूरी लाइफ में मैंने पूरी कोशिश करी कि मेरी वजह से मेरी फैमिली वाले परेशान ना हो। इसी रीज़न की वजह से मैंने कभी उन्हें कोई लेटर भी नहीं लिखा जब से मैं यहाँ इस कोल्ड पैलेस में हूँ, और ये सोचकर कि परसों वो आ जाएंगे ये सब ख़त्म हो जाएगा। विंग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। एम्परर ने तुरंत माफ़ी मांगते हुए कहा, विंग, मेरी गलती की वजह से तुम इतनी प्रॉब्लम में फंस गए। ऐसा लगता है कि अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। इम्पीरियल कंसोर्ट विंग चुप हो गया और सोचने लगा, एम्परर कौन सी चॉइस की बात कर रहे हैं? कौन सा रास्ता? एम्परर ने बिना ज़्यादा किसी एक्सप्रेशन के शांति के साथ कहा, विंग, तुम्हें तुरंत ही मेरे क्वार्टर्स में मूव करना होगा। इस तरह से तुम्हारी सिस्टर और ब्रदर को कोई शक नहीं होगा। विंग गुस्से में पागल हो रहा था। इस मैन की इतनी हिम्मत कि वो इस सिचुएशन को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहा था। एम्परर लानवांगजी ने ये सारी चीज़ शुरुआत से ही प्लान कर रखी होगी, है ना? इतनी आसानी से तो ये आइडिया इनके दिमाग में आया नहीं होगा। विंग कांपते हुए बोला, आप बहुत बहुत अच्छे हो एम्परर, आप सच में बहुत अच्छे हो। वो एम्परर की तरफ घूर कर देखता है कि कैसे ये पर्सन हर सिचुएशन को अपने फ़ायदे में यूज़ करना चाहता था। एम्परर बोले, अनफॉर्चुनेटली कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। विंग, मैं अपने सर्वेंट से कहकर तुरंत ही तुम्हारे सामान को मेरे क्वार्टर्स में मूव करने के लिए बोल रहा हूँ। वो बोले, ऑफ कोर्स, हम मैरिड कपल की तरह नहीं रह सकते, लेकिन हम नाटक तो कर सकते हैं ना। ऐसा उन्होंने इसलिए बोला था ताकि विंग कहीं नाराज़ ना हो जाए। विंग को भले ही एम्परर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर एम्परर सही कह रहे थे। फिर तो उन्हें मैरिड कपल होने का नाटक करना होगा जो वो कभी थे ही नहीं। इस टॉपिक पर बहस करने का कोई मतलब नहीं था। जो होना था वो हो चुका था, और अगर विंग अपनी फैमिली को फिर से देखना चाहता था तो उसे इस मैन जो उसका सो कॉल्ड हस्बैंड था उसके साथ ही नाटक करना ही होगा। विंग सोचता है, मैं अपनी याली चीज़ें और आचंग को अपनी वजह से परेशान नहीं कर सकता। तभी एम्परर पूरी सिंसियरिटी के साथ बोले, मैं उन्हें चिंता करने का कोई मौका नहीं दूंगा। विंग, मेरे पैलेस में एक हफ्ते के लिए रहना क्या इतना बुरा है? हो सकता है कि तुम्हें वो पसंद आ जाए। विंग गुस्से में बोला, मैं कभी आपको लाइक नहीं करूँगा। वो जानता था कि एम्परर क्या करना चाहते हैं और वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या उम्मीद कर रहे थे। एम्परर जानते थे कि विंग उन पर यकीन नहीं करेगा, फिर भी वो कहते हैं, विंग, तुमसे ऐसी किसी चीज़ की कोई इच्छा मैं नहीं रख रहा हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि ये पूरा एक हफ़्ता तुम एंजॉय करो, जब तक तुम मेरे पैलेस में रुकोगे और अपनी फैमिली से मिलोगे। विंग, मैं इतना तो तुम्हारा ऋणी हूँ ही। ये सुनकर विंग बोला, आप मेरे किसी चीज़ के ऋणी नहीं हैं। वो एम्परर से कोई उम्मीद नहीं करता था, वो सिर्फ नाम के लिए मैरिड थे। एम्परर धीरे से बोले, विंग, प्लीज़ मुझे तुम्हारे लिए इतना तो करने दो, मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली से फिर से मिलवा सकूं। विंग कैसे मना कर सकता था? वो कैसे अपनी सिस्टर यानली और ब्रदर जियांगशा से फिर से मिलने का, उन्हें फिर से देखने का मौका छोड़ सकता था? तभी वो एम्परर से बोला, लेकिन कुछ रूल्स होंगे।
अगर हम एक ही रूम शेयर करेंगे तो हम एक बेड पर नहीं सोएंगे। योर मैजेस्टी, मैं ज़मीन पर सोऊंगा। एम्पायर जल्दी से बोले, नहीं विंग, तुम बेड पर सो जाना, मैं ज़मीन पर सो जाऊंगा। विंग हाँ कहने के लिए हेजिटेट कर रहा था। वो कहता है, आफ्टर ऑल आप एक एम्पायर हो। तो ये सुनकर एम्पायर बोले, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विंग कहता है, ओके फाइन। वो आगे और ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता था। वो एम्पायर के बेड पर सो जाएगा। विंग सिर्फ इमेजिन ही कर सकता था कि एम्पायर का बेड उसके रॉक हार्ड बेड के कंपैरिजन में कितना सॉफ्ट होगा। वो बोला, योर मैजेस्टी, आप किसी तरह की फ़िज़िकल बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि ना ही तो मैं आपको जानता हूँ और ना ही तो आप मुझे अच्छे से जानते हो। एम्पायर बोले, मैं मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, ऐसा कुछ करने के इस बारे में सोच भी नहीं सकता। विंग बोला, ये एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है। जिस मिनट में ये ख़त्म हुआ, मैं अपने सारे सामान को पैक करके सीधा अपने क्वार्टर्स में आ जाऊंगा और फिर हम अपनी अपनी लाइफ्स में वापस चले जाएंगे। मेन पैलेस में रुकने जैसी बकवास की बातें और नहीं होंगी। एम्परर विंग की बातें सुनकर निराश हो गए थे, लेकिन वो विंग से और कोई बहस नहीं कर सकते थे और ना ही तो करते। वो बोले, विंग, तुम चैन चैन पैलेस में वापस लौटने के लिए आज़ाद हो। विंग धीरे से बोला, तभी एम्परर बोले, तो फिर मेरे भी कुछ रूल्स हैं या फिर एक रूल है। विंग अपनी नज़रें ऊपर उठाता है ताकि वो वर्स्ट चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सके। वो बोला, क्या है वो रूल? एम्परर बोले, विंग, अब से तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओगे। ये क्या? एम्परर का बस एक ही रूल था और वो ये था। विंग लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कोशिश करते हुए बोला, लान 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 वांग जी। तभी एम्परर बोले, लैंजन। लेकिन ये तो एम्परर का बर्थ नेम था, ये सही नहीं था। विंग का सिर काट दिया जाएगा। एम्परर बोले कि मैं चाहता हूँ। तो विंग बोला, मैं ये नहीं कर सकता। तभी एम्परर, अगर ये तुम्हारे एम्परर की कमांड है तो भी तुम नहीं मुझे कहोगे। विंग बोला, क्या आप मुझे कमांड करेंगे? लैंजन तुरंत बोला, नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। मैं विंग को वो चीज़ करने के लिए मजबूर नहीं करूँगा जो वो नहीं करना चाहता। विंग बोला, ओह आई सी। तभी वो बोला, वेल, मैं ट्राई कर सकता हूँ। एम्परर ये सुनते ही बहुत ज़्यादा खुश हो गए। अपनी कॉन्सोर्ट के मुंह से पहली बार अपना नाम सुनना उनके लिए बहुत ही एक्साइटिंग मोमेंट था। पर विंग की तो हालत बहुत ही ख़राब थी। विंग अपने गालों की रेडनेस को छुपाने की कोशिश करता है, उन्हें छिपाने के लिए कहता है, कल। लैंजन ने कहा, ठीक है, कल। उसे पता चल गया था कि विंग बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा है, इसलिए एम्परर बोले, अब मुझे अपने काम पर वापस जाना चाहिए। वैसे भी उन्होंने अभी खेत की जुताई का काम पूरा नहीं किया था और वेंचिंग को ये बिल्कुल ही पसंद नहीं आएगा। और फिर एम्परर विंग के फार्म पर काम करने के लिए चले गए, क्योंकि यही एक तरीका था जो उन्हें पता था जिससे वो विंग के प्रति अपने प्यार को प्रूव कर सकते थे। इस एक मोमेंट में वो एक एम्परर से ज़्यादा लैंजन थे और शायद उनका एकमात्र वर्जन जिसे विंग लाइक कर सकता था। सो फ्रेंड्स, ये पार्ट यहीं पर एंड होता है और आप सबको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।